Hey everyone, welcome to CLAT Point, India's most affordable law entrance prep institute. अगर आप लोग क्लैट एलेट DULLB NLSET एंड क्लैट PG 2022 या 23 में देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से डेली पूछता हूँ और जो कल पूछा था उसका आंसर हम एंड में डिस्कस करेंगे। Who among the following is not part of the DPSP? तो आपको ये बताना है चारों ऑप्शन में से कौन DPSP का पार्ट नहीं है। आ जाते हैं आज के एडिटोरियल्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल जो है ये आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद लिखा है, तो इसको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे राइट्स ऑफ द वीक, ड्यूटीज ऑफ द पावरफुल, हल्का फुल्का इसको डिस्कस करेंगे। मामला क्या है, देखिए मोदी जी ने ये कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट दी थी कि अब हमें राइट्स पे कम फोकस करते हुए ड्यूटीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी देश के डेवलपमेंट हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल है, हल्का फुल्का देख लिया जाएगा। एंड नीट एंड स्टेट यहाँ पे सेम टाइप के आर्टिकल हैं, दोनों को साथ में कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल है नीट इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट सोशल जस्टिस। देखिए ये M.K. स्टैलिन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। मामला क्या है, देखिए पूरा ना इसको बैकग्राउंड में जाके डिटेल में देखते हैं कि आखिर में ये नीट की कंट्रोवर्सी है क्या और ये कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई है। तो देखिए ये बात है जो आपकी 2016 में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है ये लाया गया। पहले देखिए 2016 तक जो है वो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था AIPMT, जो नेशनल लेवल एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था फॉर मेडिकल कॉलेज। 2016 के बाद कहा गया कि पूरे देश में एक ही एग्जाम कराओ जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आप लोग इसको ऐसे देखिए कि आप बहुत बार कोई स्टेट का एग्जाम अलग से देते हैं, सेंटर का एग्जाम अलग से देते हैं। जैसे कि IIT का एग्जाम का एग्जाम्पल ले लो, तो IIT का एग्जाम जो है वो सेंट्रल लेवल का ऑल इंडिया का नेशनल एग्जाम है, पर आप हर स्टेट का भी अलग अलग एक छोटे छोटे एग्जाम देखते हैं। जैसे यूपी का है, यूपी टेट ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे ही RPT बोलते हैं राजस्थान वाले को। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्स होते हैं। तो पहले क्या होता था कि सेंट्रल लेवल का AIPMT होता था नेशनल लेवल का, और इसके अलावा फिर स्टेट अपने अपने एग्जाम कराते थे। बट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जब लेके आया गया तो इसमें यह कहा गया कि सारे के सारे जितने भी आपके मेडिकल एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें कंबाइन हो जाएंगे और एक साथ होंगे पूरे देश में। तो while state government used to hold separate entrance tests for seats that were not contested at an all India level, ठीक है। अब क्या हुआ, 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया गवर्नमेंट के इस फैसले को। गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेक्शन 10D जोड़ा गया था इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर, जिसमें यह बात कही गई थी कि देयर विल बी अ यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू ऑल मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल in Hindi, English and various other languages. Now the Indian Medical Council Act 1956 जो है वो रिपील हो गया है और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में आया है इसके जगह पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले इसी में चेंज किया गया था इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में, बट इन दी एंड इसको रिपील कर दिया गया एंड नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 यहाँ पे आ गया। नीट का जो एग्जाम है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट कराती है। तो ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया अबाउट नीट। अब क्या कंट्रोवर्सी है ये हम देखते हैं। देखिए जब से आपका ये NMC एक्ट 2019 में लाया गया है तब से नीट UG जो है वो एक बन गया है पूरे इंडिया में अलग अलग एग्जाम्स के लिए। पहले एम्स का एग्जाम्स अलग होता था, अब एम्स भी इसके अंदर आएगा। इवन जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम JIPMER, बहुत फेमस कॉलेज है, वो भी इसी एग्जाम के अंदर आ गया। तो सारे एग्जाम्स इसके अंदर आ गए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि देखिए जो स्टेट्स हैं भारत में, आप देख सकते हैं हर स्टेट्स में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस स्टेट की लोकल बोर्ड से पढ़ाई करी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश में एक होता है UP बोर्ड, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने UP बोर्ड से एग्जाम मतलब अपने एग्जाम्स दिए होंगे 12th तक। बहुत लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने CBSE से पढ़ाई करी होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ICSE से पढ़ा होगा। ऐसा बोला जाता है कि जो ये नीट का पेपर होता है ना, ये कहीं ना कहीं इंग्लिश फेवरेबल होता है और ये जो CBSE का पैटर्न है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करता है। तो यहाँ पे इसके चक्कर में बहुत सारे स्टेट इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं कि फिर तो हमारे स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वही कम हो जाएगा। दूसरी बात कि चलिए ठीक है आप नेशनल लेवल एग्जाम अपने तरीके से कराते थे, पर अब स्टेट के जो हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट में जो सीट्स हैं, वो तो एटलीस्ट हमें हमारे यहाँ के लोगों को हमारे यहाँ के लोगों को कम से कम उसमें एडमिशन लेने दीजिए। एक एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, एक फेयर एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, बाहर के लोग भी एग्जाम दें और जिसका जो सिलेक्शन होगा वो होगा। बट अब नीट में क्या हो रहा है कि एक ही सिलेबस जो हमारे यहाँ के बोर्ड वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा है, आप उस तरीके के सिलेबस को इंक्लूड करके एक एग्जाम ले रहे हैं जिससे कि उनको नुकसान हो रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ा पहलू जो है ये अलग अलग स्टेट्स जो है वो उठाती है, और यही यहाँ पे तमिलनाडु का भी एक खास कंसर्न बन के सामने आ रहा है। तमिलनाडु ने इसके लिए क्या किया, इन्होंने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है, और जिस बिल के अंदर देखिए ये कहीं नहीं लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके प्रति कानून नहीं बना सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नीट में शुमार नहीं होना चाहती है तो दिस इज वेल एंड गुड। तो इसी के चलते हुए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि हम स्टेट का अपना मेडिकल एडमिशन टेस्ट अलग कराएंगे। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखिए जब भी कोई बिल आता है लेजिस्लेटिव असेंबली से जब पास होता है तो गवर्नर के पास जाता है कि वो प्रेसिडेंट की असेंट लेके बिल को आगे पास करवा दे। फाइनल टच जो है वो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट देते हैं। पर अभी क्या हो रहा है, ये बिल जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली से तो पास हो चुका है, लेकिन गवर्नर ने इसको अपने पास लेके रख दिया है और आगे इसको प्रेसिडेंट के असेंट लेने के लिए नहीं भेज रहे हैं। तो गवर्नर ने इस बिल को होल्ड कर लिया है। तो इसी चलते हुए राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए गवर्नर की जो पोजीशन है वो एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली अच्छी पोजीशन है, बहुत ही मॉरलिटी है उस पोजीशन के अंदर, और यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें करना जो है वो सही नहीं है। हम वो लोग हैं जिनको जनता ने चुना है, और अगर हमने फैसला लिया है तो जनता के हित में फैसला है, जनता के द्वारा फैसला है, उसको एक गवर्नर जो है वो किस तरीके से खारिज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। गवर्नर देखिए उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं, जब भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली उनके पास बिल पेश करती है तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, उस बिल को अपनी मंजूरी दे देना। दूसरा, उसकी विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, वो विथहोल्ड कर लें, बिल को रिटर्न कर दें लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कि भैया हमें सही नहीं लग रहा है, फिर से देखो। बट अगर ये फिर से वापस उनको भेज दिया जाएगा तब फिर गवर्नर को इसको आगे बढ़ाना होगा। और चौथा है कि वो रिजर्व कर दें बिल को फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अभी यहाँ पे ये डी वाला मामला जो है ये किया गया है गवर्नर जी के द्वारा तमिलनाडु के अंदर। तो ये मामला था जो हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसका नाम है मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है वो अपने यहाँ के हायर एजुकेशन को किस तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 200 जो है वो ये बात साफ साफ कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बात है उसको गवर्नर को काइंड ऑफ मानना पड़ेगा। गवर्नर हैज नो डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके की बात आर्टिकल 200 से निकल के आती है। तो ये हमने यहाँ पे ये वाला आर्टिकल पूरा डिस्कस किया। अब एक आर्टिकल देखिए यहाँ पे, स्टेप अप एग्री स्पेंडिंग बूस्ट फार्म इनकम्स। तो ये यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जा सकती है और इसको आपको बूस्ट करना है। बट हमें ये हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा जो इसमें काम की चीज़ निकल रही ना वो निकाल लेते हैं। वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? जो है ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी के लिए काम करती है। लैटिन मोटो जो है इसका वो है लेट देयर बी अ ब्रेड। ठीक है, इसका मतलब है लेट देयर बी अ ब्रेड। इनका जो मोटो होता है वो ये है। हेडक्वार्टर इनका रोम इटली में है। डायरेक्टर जनरल कौन है कमेंट सेक्शन में बताइए। 1945 में ये आपकी फाउंड हुई थी और एक रिपोर्ट ये रिलीज करती है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इस वाले एडिटोरियल से हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आया है राइट ऑफ द वीक ड्यूटीज ऑफ द पावरफुल। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत में राइट्स को थोड़ा सा खत्म नहीं, थोड़ा सा कम ध्यान देना होगा और ड्यूटीज की तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी जो है देश डेवलप कर पाएगा। उसी के चलते हुए उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने इसको अलग अलग समय पे क्रिटिसाइज किया है। यहाँ पे राजीव भार्गवा जी भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अपने तरीके से बातें बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या आर्टिकल से हमें निकल के आ रहा है हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो देखते हैं। तो देखिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो इन 3 पार्ट से आपका 50% क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला पार्ट 3 है जिसका हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। दूसरा है पार्ट 4 जिसको हम डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स बोलते हैं, और फिर पार्ट 4A जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके देखिए कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी होता है 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम होता है 19 से 22। ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है 32। यहाँ पे रिट डलती हैं हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, सर्सेशरी, क्वी वारंटो, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होंगी। अब थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में और देख लो। ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है, जैसे कि यूके में मैग्ना कार्टा होता था उस तरीके से ये भारत का मैग्ना कार्टा है। पार्ट 3 जो है आर्टिकल 12 to 35 इसमें रहता है।
आपने यूएसए एंड फ्रांस से इसको बोरो किया है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरनर्स, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ भारत के सिटीजन्स को मिलते हैं, फॉरनर्स को नहीं मिलते हैं। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। ये आपको मुंह जबानी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था नहीं। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय 1976 में 51A जो आर्टिकल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 42nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट जो है आपने यूनाइटेड स्टेट्स से उठाया है, आर्टिकल 12 से 35। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, यूएसएसआर से आपने इस कॉन्सेप्ट को लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51। देखिए क्वेश्चन ये भी कभी कभी आ जाता है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी पे मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी बार पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आप उस नोट्स को रिवाइज करिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे तुरंत बताइए, क्या राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? लेट्स सी आप लोग कितनों को इसका सही आंसर पता है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आपको 2022 या 2023 में क्लैट का एग्जाम देना है, तो हमारा 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है, 2023 का ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है, एंड क्लैट यूजी के मॉक्स भी आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप एलिट के मॉक लेना चाहें वो आप हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आप एनएलएस की तैयारी कर रहे हैं, एनएलएस में आपको 3 साल की लॉ करनी है, तो एनएलएस का हमारा 3 साल की लॉ के लिए 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है, 2023 का ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। मॉक आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। इन कोर्सेज के अंदर मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो एक हमारा बहुत ही मतलब इसमें एक इसेंशियल पार्ट है, जिसमें आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, फीडबैक मिलेगा और आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा। क्लैट पीजी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लैट पीजी 2022 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, क्लैट 2023 के लिए ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। आप मॉक टेस्ट हमसे ले सकते हैं। DULLB का हमारा एलिट बैच चल रहा है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। मॉक भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे ऐप का लिंक है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है स्टोर सेक्शन में जाके, दैट्स इट। और वेबसाइट से भी विजिट आप हमारे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आज की कुछ न्यूज़ के ऊपर। हरियाणा कैबिनेट नोट फॉर एंटी कन्वर्जन बिल, आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इसको लाने की कोशिश हुई थी, उसी तरीके से हरियाणा कैबिनेट ने भी इसको नोट दिया है। मध्य प्रदेश में हमने देखा था, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक केस आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, मोहम्मद सलामत वर्सेस प्रियंका। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने यही कहा था कि अगर कोई अपने मर्जी से कन्वर्ट कर रहा है तो इट्स देयर फंडामेंटल राइट, जो 25 से 28 के अंदर आपको मिलता है, तो वही वाली बात है। पोस्ट ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल गवर्नमेंट, यहाँ पे उस केस का नाम ध्यान रखिएगा, मोहम्मद सलामत वर्सेस प्रियंका, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। अब क्या है, देखिए कश्मीर के ऊपर ना एक आपकी कंपनी है हुंडई, मैंने एक दिन आपको डिस्कस भी किया था, उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में एक स्टेटमेंट जारी कर दी थी। पाकिस्तान की जो हुंडई थी उन्होंने, इवन पाकिस्तान के KFC ने भी इस तरीके की स्टेटमेंट जारी करी थी। उसी के चलते हुए साउथ कोरियन डिप्लोमेट्स को भारत ने बुलाया था, उनसे बात करी थी इस बारे में कि इस तरीके की चीज़ें कैसे निकल के आ रही हैं। और भारत में एक अभी ट्रेंड चल रहा है बाइकॉट हुंडई, तो ये उसी के बाद चल रहा है। इवन जो किया कंपनी है वो भी हुंडई की ही है, तो दोनों को बाइकआउट करने का ट्रेंड चल रहा है वैसे तो। फिर क्या है, वायलेंस इन कर्नाटका कॉलेज ओवर ड्रेस कोड, तो ये देखने को मिला कर्नाटका के अंदर। कल एक बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली वीडियो भी देखने को मिली। एक लड़की थी, वो हिजाब में अपने स्कूल जा रही थी, वायरल है ये वीडियो, आपने देखी होगी मे बी। तो वहाँ पे फिर जो है कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उसको थोड़ा सा धमकाने लगे। तो इस पर एक सिंपल सी बात है कि ठीक है, मतलब आपको जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपकी विचारधारा है, आप उसके लिए फाइट करिए, चाहे फिर वो हिजाब पहनना हो या फिर जो लोग चाहते हैं हिजाब ना पहना जाए, बट आप उसके लिए किसी को इस तरीके से थ्रेटन करें, दिस इज़ नॉट कूल, दिस इज़ नॉट गुड। तो इन चीज़ों के लिए तो बिल्कुल कड़ी से कड़ी निंदा कड़ी शब्दों में करनी चाहिए। इवन मध्य प्रदेश ने इसके ऊपर कदम उठा लिया है ड्रेस कोड में हिजाब को बैन करने के लिए। तो अभी देखिए इसमें आप सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप इस पर क्या सोचते हैं। फिर देखिए हिजाब सैफरन रोज टर्न वॉयलेंट इन कर्नाटका, मैंने आपको जैसे कि बताया ऐसा हुआ है। यहाँ पे एक आर्टिकल है वी डे वेडिंग बियॉन्ड जेंडर बैरियर्स। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर ट्रांसजेंडर के ऊपर जो कपल्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया था।
इसके बाद यहाँ पे अभी एक बहुत अच्छी ये न्यूज़ है कि 14 Feb को श्यामा एस प्रभु एंड मानू कार्तिका जो हैं ये ट्रांसजेंडर कपल हैं, दे आर गेटिंग मैरिड, और ये अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंदर करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है तमिलनाडु असेंबली री अडॉप्ट्स नीट बिल, तो ये हमने फिर से वही चीज जो एडिटोरियल में देखी थी वहाँ पे यहाँ पे रिपीट हो रही है। विल कंडक्ट सेंसस ऑफ दोज हु क्विट लिक्कर ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे देखिए क्या है, बिहार जो है 2016 से एक ड्राई स्टेट है जहाँ पे अल्कोहल का सेल जो है वो नहीं हो रहा है, अलाउड नहीं है। तो उसके बाद अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम एक सेंसस करा के देखेंगे कि जो हमने ये स्टेप उठाया था इससे कुछ फ़ायदा हुआ क्या, लिक्कर की ड्रिंकिंग जो है वहाँ पे कम हुई है कि नहीं हुई है, तो ये चीज़ देखा। इसके बाद मनरेगा के जो बजट है क्योंकि कम कर दिया गया इस साल, तो उसके ऊपर पैनल ने क्वेश्चन किया है मनरेगा क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इसको कहते थे नरेगा, फिर इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें भारत में लोगों को राइट टू वर्क के अंडर में काम प्रोवाइड करने की बात कही जाती है। राइट टू वर्क जो है ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है फिलहाल, इट इज़ अ डीपीएसपी का पार्ट जो 41A के अंदर आर्टिकल 41A के पास आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको 100 डे का काम जो है इसकी गारंटी देती है सरकार, अगर आप जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। इवन इस 100 डेज से प्लस भी आपको काम मिल सकता है, जिसके अपने अपने तरीके हैं। ये नरेगा जो है ये ब्रेन चाइल्ड था पीवी नरसिम्हा राव जी का, इसको इम्प्लीमेंट करती हैं ग्राम पंचायतें, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। मैक्रोन सीज पाथ टू ईज रशिया क्राइसिस, कल भी हमने देखा था, पता है आपको। EU जॉइंट्स चिप्स रेस विद 43 बिलियन यूरो बिड टू राइवल एशिया, तो देखिए चाइना को काउंटर करने के लिए EU ने यहाँ पे ये करने की कोशिश करी है। श्रीलंका रिकॉग्नाइज इंडिया इज ए ट्रू रिलायबल फ्रेंड, ऐसा पेरिस साहब ने कहा है। तो ये क्या है मामला, देखिए श्रीलंका जो है काफ़ी खस्ता हालत में है, तो ऑफ कोर्स वो भारत को काफ़ी रिकॉग्नाइज करेगा। श्रीलंका ने अपना आधार भी लॉन्च करने की कही है, तो भारत ने कहा है कि हम इसमें असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। यूएस ने ताइवान को काफ़ी सारे मिसाइल्स देने के लिए जो है अप्रूव कर दिया है, और ताइवान को ऐसा क्यों करा जा रहा है क्योंकि चाइना से उनको थ्रेट है, और यूएस तो चाइना के अगेंस्ट में बिल्कुल खड़ा ही है। फिर हमने देखा कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं उसमें 13 मिलियन फेस जो है वो हंगर फेस कर सकते हैं, ऐसे का आंकड़ा बताया जा रहा है। ये 13 मिलियन जो लोग हैं ये कहाँ से हो सकते हैं, तो ये सोमालिया, इथोपिया, केन्या, इस तरीके से और भी बहुत सारी कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं। ट्राई स्टार्ट कंसल्टेशन अहेड ऑफ 5G ऑप्शन, ठीक है। अब कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ये किस केस के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये आया था, तो स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। तो आज हमने कुछ न्यूज़ देखी, फिर हमने मनरेगा के बारे में देखा, फिर हमने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स देखे, हिजाब से रिलेटेड मामला देखा, हरियाणा कैबिनेट का एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में देखा। इन कोर्सेज में आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। हमने राइट्स ऑफ द वीक, ड्यूटीज ऑफ द पावरफुल आर्टिकल अच्छे से देखने की कोशिश करी। FAO के बारे में देखा हमने, गवर्नर नीट का जो मसला चल रहा है इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।